So the class, we are going to discuss the today's doubts. और बेटा आपके पास डाउट्स जो भेजे गए हैं उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F dipole moment of CH3F is greater than CH3Cl. ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पीछे बेटा क्या रहेगा आप लोगों का कि वाई द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl। तो यहाँ पे आपको देखना है ये C है, ये H इस तरह से प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पे ये फ्लोरीन अटैच है। तो C और H के अंदर क्या होगा आपका, मैं कहूँगा कि अगर आप H और C को लोगे तो नेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट सारा का सारा इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये तीनों के तीनों इस डायरेक्शन में होंगे तो इन तीनों के नाम का नेट डायपोल अपवर्ड होगा। प्लस में कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन अपवर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। सेम स्ट्रक्चर आपको देखेगा आपको CH3Cl के अंदर कि इन तीनों में तो क्या हो रहा है, ये सभी के सभी अपवर्ड मूवमेंट लगा रहे हैं इनवर्ड की डायरेक्शन में, और क्लोरीन और कार्बन में आउटवर्ड। तो बेटा इन तीनों के नाम का जो फोर्स है जो ये बाहर की तरफ जा रहा था, ये वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी। ये तो क्या है, सेम है। और ऊपर से यहाँ पे ये एक फ्लोरीन खींच रहा है, एक तरफ फ्लोरीन खींच रहा है। तो बेटा फ्लोरीन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है देन क्लोरीन। तो अपवर्ड मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ से कितना होगा, ज्यादा होगा। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ग्रेटर हो जाएगा, और इन दोनों का ग्रेटर मूवमेंट होगा तो उसके बेसिस पे यू कैन से कि मूवमेंट क्या होगा नेट अमाउंट में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, यूजिंग, यहाँ पे दे रखा है द डायपोल मोमेंट इज शोन बाय, इन यहाँ पे मुझे 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और 4 मॉलिक्यूल्स दे रही है, आदमी बोल रहा है इनमें से किसमें डायपोल मोमेंट होगा। एक तो दे रखा है बेटा ऑप्शन में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो याद करना, मैंने आपको हमेशा बताया है मोमेंटम बताना है कि कोई डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बेंजीन होता है बेटा इस तरह से अटैचमेंट होता है। अब 1 पे और 4 पे डाइक्लोरो, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ का फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका तो डायपोल क्या हो गया, 0 आ गया। ऑप्शन 2 दे रखा है क्या, सिस 1,2 डाइक्लोरो एथीन, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये हमने कल परसों बताया भी था कि C डबल बॉन्ड C H अटैच हो गया तो एथीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन जोड़ना है, एक 1 पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे। अगर सेम डायरेक्शन में अटैचमेंट होती है तो उसको बोलते हैं सिस टाइप स्ट्रक्चर, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में अटैचमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस टाइप स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हो बेटा, वॉइस अब आ रही है बेटा क्लियर, नाउ इज द वॉइस इज क्लियर, ओके। तो बेटा मैंने बताया सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड C, एक Cl सेम साइड में है अगर अटैचमेंट तो इसको बोलते हैं सिस टाइप अटैचमेंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अटैचमेंट होती है तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस टाइप अटैचमेंट। तो ये तो है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, जबकि ये वाला क्या बताया था मैंने आपको, सिस ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या बताया था, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो बेटा यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक द केस कि ये कार्बन हाइड्रोजन में ये इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो और ये दोनों के दोनों अपना आउटवर्ड फोर्स लेके जा रहे हैं मोमेंटम। तो क्या होगा, नेट अमाउंट में मोमेंटम इस तरफ नहीं आ जाएगा, नो नेट फोर्स। लेकिन अगर ये इस तरफ खींचे और ये इस तरफ खींचेगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलरली ये यहाँ पे खींच अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ फोर्स, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0।
तो यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 है। और लास्ट आपको ऑप्शन दे रखा था ट्रांस 1 टू डाइक्लोरोइथीन, ट्रांस 1 टू डाइक्लोरोपेंटीन। तो ट्रांस 1 टू डाइक्लोरोपेंटीन का ऑप्शन कैसे बनेगा बेटा? पेंट-2-ईन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 ऐसे ही होता है ना। और 1-2 पे डाइक्लोरो है, तो एक तो इधर क्लोरो है, एक इधर क्लोरो है। और ट्रांस टाइप स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? Cl CH3 डबल बॉन्ड C। ट्रांस मतलब अपोजिट अटैचमेंट, मतलब Cl अपोजिटली अटैच है। तो यहाँ पे बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अब बाहर की तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये बाहर की तरफ लगा रहा है, तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यहां से ये इनवर्ड फोर्स है और ये भी इनवर्ड फोर्स है। लेकिन बेटा क्या आप लोगों को ये इनवर्ड फोर्स इक्वल दिख रहे हैं? एक तरफ तो CH3 का फोर्स है, एक तरफ CH2 CH3 का फोर्स है। तो इनवर्ड फोर्स बेटा यहाँ पे इक्वल नहीं है, और इनवर्ड फोर्स इक्वल नहीं है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो था मोर देन वन करेक्ट आंसर थे, तो मोर देन वन करेक्ट में इसमें आंसर बनेगा एक तो सिस 1 टू डाइक्लोरोइथीन, और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा कौन सा? ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो एथीन, एथीन नहीं सॉरी पेंटीन। तो दीज बोथ आर, मैं कहूंगा कि ये दोनों के दोनों क्या है आपके नॉन, जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। Coming to the next one question is specify the coordination geometry around the, इनकी coordination geometry बतानी है किसके अंदर? around the hybridization and hybridization of N and B complex in the BF3 and NH3। आपको दे रखा है 1:1 BF3 and NH3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों को इकट्ठा रखोगे ना, तो आपको पता है NH3 जो होता है ना, वो तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही था ही, आपको सबको पता है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। तो ये कैसा था? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। अगर मैं BF3 की बात कर रहा हूं, तो BF3 में B के चारों तरफ इस तरह से 3 फ्लोरीन अटैच थे, और 3 फ्लोरीन अटैच होने की वजह से क्या था आपका बेटा? ये था पहले तो ट्राइगोनल प्लानर। क्या था? ट्राइगोनल प्लानर, क्योंकि इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। लेकिन जब बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ में, आपको बताया था ना कि n के पास लोन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो उस केस में एक्चुअली क्या होता है, ये मैं कहता हूं NH3 हो गया, ठीक है। ये बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड है, ट्राइफ्लोराइड, और इसको क्या करता है, ये जो होता है ना नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेटली शेयर करा देता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रही sp3 की sp3, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो पहले sp2 थी, अब क्या बन गई है? सिग्मा 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 और एक और सिग्मा, s की sp3 बन गई है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद में यहाँ पे ये तो एज इट इज टेट्राहेड्रल का टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड था जो पहले ट्राइगोनल प्लानर था, ये अब क्या बन गया है? टेट्राहेड्रल बन गया है। तो यहाँ पे कंपाउंड जो होगा, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया है, क्वेश्चन है इफ द मॉलिक्यूल आपके पास कोई मॉलिक्यूल है mx3, इफ द मॉलिक्यूल mx3 हैज 0 डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट इज 0। 0 कब होगा? जब ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में होगा, m x x x ऐसे होगा, तो उस केस में इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय m, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, तो इन्होंने कौन कौन से ऑर्बिटल को यूज किया गया है? ठीक है, m है, इसका एटॉमिक नंबर स्मॉलर देन 21 है, ठीक है। तो बेटा स्मॉलर देन 21 का हमें कोई चक्कर ही नहीं है, रोल ही नहीं है। हमें डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्बिटल है, चलो 21 का भी एक रोल बताऊंगा, 21 क्यों दिया गया है।
हाइब्रिडाइजेशन बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? s का ऑर्बिटल हुआ है यूज और 2 ऑर्बिटल p के यूज हुए, इसलिए sp2 बोला गया है। क्लियर? और आपसे ऑर्बिटल पूछे गए थे कौन से यूज हुए हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s का और p का ऑर्बिटल यूज हुआ है। लेस देन 21 पता है क्यों बोला गया है? क्योंकि 21 के बाद में d ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अप टू एलिमेंट 20 अगर आप कंसीडर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ s और p के ऑर्बिटल ही आ रहे हैं, उसके बाद में ही आपके d ऑर्बिटल आते हैं। इस वजह से इन्होंने कहा है कि एटॉमिक नंबर लेस देन 21, कहीं आप ये ना सोचो कि d ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस है, तो इस वजह से। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा आपके पास नेक्स्ट दे रखा है कि Cl बॉन्ड Cl बोल रहे ये जो बॉन्ड के बीच में एंगल है इन 1122 टेट्रा क्लोरो एथीन। सर इट्स नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा या स्क्रीन क्लियर नहीं है? सर वॉइस इज नॉट क्लियर अगेन। नाउ इज माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। मेरे पास बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई भी 1122 टेट्राक्लोरोएथीन बोल रहा है, इसमें सी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर क्या है? एथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन ही है और 2 क्लोरीन इधर अटैचमेंट है, 2 क्लोरीन की अटैचमेंट इधर है ना? तो आप खुद सोच के बताइए कि ये वाला बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये क्या है? एक सिग्मा एक पाई। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है? जल्दी बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बेटा? 120 बिल्कुल sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। सो एंगल बिटवीन द क्लोरीन इज 120 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि 120 डिग्री, और बोल रहा है कि अगर हमने टेट्राक्लोरोमीथेन लिया, टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है बेटा? सी Cl 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 एंड Cl। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है? जल्दी बताओ, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है? और sp3 में एंगल कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री 109 डिग्री 28 28 मिनट का एंगल होता है। तो ये बेटा उसके बेसिस पे सॉल्व होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप इज, इनमें से कौन सी स्पीशीज है? मेरे को 4 स्पीशीज के नाम दे रखे हैं, उनमें से बोल रहा है किसके अंदर पिरामिडल शेप होगी। स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप इज, एक तो ऑप्शन दे रखा है SO3, एक ऑप्शन दे रखा है BrF3, एक ऑप्शन दे रखा है SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव, और एक ऑप्शन दे रखा है OSF2, OSF2। ठीक है, तो इसके अंदर ये OSF2 मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ऑस्मियम नहीं है, ये सल्फर है, OSF2। तो बेटा SO3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp2। शेप कैसी दिख रही है आपको? ट्रायगोनल। जल्दी बोला करो भाई, मैं नहीं बोलूंगा। ट्रायगोनल, प्लानर। सर इट्स नॉट। क्या नहीं आ रहा बेटा क्लियर? वॉइस नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। सर वीडियो पॉज वीडियो पॉज हो रही है, अभी भी हो रही है। स्क्रीन ऑल्सो एंड वॉइस ऑल्सो। आगे। यस सर अभी भी पॉज है। अभी भी स्क्रीन पॉज है, वर्किंग नहीं है, ये देखो लिख रहा हूं मैं। चलो एक सेकंड बेटा, ये मैं सर अब शुरू हो गई। दिख रहा है सबको अब?
चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि बेटा मैं कहता हूँ कि आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से प्लानर ज्योमेट्री पूछी है। SO3 का स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको पता है ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे होता है। तो बेटा जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर। अब स्क्रीन चल रही है बेटा, दिख रहा है? यस सर। चलिए BRF3 का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, बेंट कैसा होता है, टी शेप। तुमने याद नहीं किया भाई ये। SiO32 नेगेटिव कैसा होगा, Si के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड O नेगेटिव। कैसी ज्योमेट्री है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ट्राइगोनल प्लानर है। ठीक है। अगर OSF2 लोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से एक तो डबल बॉन्ड S जुड़ा हुआ है, 2 फ्लोरीन के जुड़े हुए एटम और ये एक लोन पेयर। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में, sp3। लेकिन याद करो एक लोन पेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आंसर क्या बनेगा, OSF2 is a structure where the hybridization is trigonal pyramidal. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके कुछ एक विजिबल नहीं आ रहे अच्छे से। इफ बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द p orbitals for hybridization, क्या लिखा है बेटा, मैं समझ नहीं पाया। इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द 3p orbital for hybridization इज, क्या लिखा है बेटा, एक बार बताओगे आप में से कोई जिससे डाउट है, मानसी? सर इन्हीं लिखा है, इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द 3p ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा आंसर इज नो, इट इज नॉट यूजिंग द ऑल द 3 ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली रीजन क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, कार्बन होता है, डबल बॉन्ड, मैं कहूँगा कोई भी स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। पढ़ा होगा ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो इस तरह से होता है और हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक बार जल्दी से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ किसी भी कार्बन की, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp2। तो sp2 में तो बेटा 2 ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए। बोलो, तीसरा ऑर्बिटल अभी हाइब्रिडाइजेशन में गया है? नहीं। जो थर्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है वो किसके अंदर गया है, वो किस चीज के अंदर गया हुआ है, पाई बॉन्ड बनाने में गया हुआ है। आगे समझ में? तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ 2 ही p ऑर्बिटल गए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी, फॉल्स रहेगी। इज इट क्लियर? यस सर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बारी आती है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा है प्रशांत ने कि सर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया जाए। बोले अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको दे दिया गया जाता है 1.8 इंटू में, मैंने याद है एक पॉलिंग स्केल कल करवाई थी, तो पॉलिंग स्केल की बात कर रहा है एक्चुअली, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिंग स्केल। तो उसके बेसिस पे पूछना चाह रहा है कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल की बात कर रखी है बेटा। तो यहाँ पे पॉलिंग स्केल के अंदर बोल रहा है कि एक कैलकुलेशन का पार्ट, एक सेकेंड एक बार कनेक्ट हो जाता है। 1.8 इंटू में 2⁻1.4 अगर कोई वैल्यू है सर, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो
कौन बताना चाहेगा आप में से? कोई है जो बताना चाहेगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? ये सॉल्व करना आता है? नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ। नो सर। y इज इक्वल टू 2 इंटू में रेज टू पावर 1.4 मान लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ y इज इक्वल टू 1.4 log ऑफ 2, log ऑफ y इज इक्वल टू 1.4 इंटू में log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010। सॉल्व करोगे तो 14 1 ज़ा 14, कैरी 1 14, 14 3 ज़ा 42, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई ये वाली। तो ये वैल्यू आ गई 0.42। ये किसकी वैल्यू आई है? log ऑफ y की। लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? एंटी log ऑफ 0.4214, और एंटी log ऑफ 4214 जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है अबाउट 2.6 या 6 या 7 के आसपास होती है। 2.67 के आसपास, मान लो 6-7 के आसपास होती है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे y की वैल्यू ये आ गई है, तो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू में 2.6 और या फिर 2.7 के आसपास जो भी होगी वो वैल्यू को आप पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या कर दिया लोगरिथम। तो बेटा लोगरिथम भी एक फिनोमिना है, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आगे तो लोग को सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा। इज इट क्लियर प्रशांत? यस सर। बोलिए और बताइए, और कोई स्टूडेंट कोई और डाउट हो? एनी अदर स्टूडेंट, एनी अनदर डाउट? ओके, सर जो आपने कल किया था कि जो चार कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को दे रखा है कि अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज, टोटल डायमैग्नेटिक स्पीशीज क्या होगी? बेटा डायमैग्नेटिक स्पीशीज वो होती है जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। कौन सी होती है? जिनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा एडवांस का दे रखा है, और इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोगों के आंसर ऑप्शन दे देंगे 0 से लेके अप टू 9, और आपके जितने कोई भी आंसर हो सकता है उस पर आपको सर्कल बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं आपके। तो यहाँ पे एक तो दे रखा है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अब एक दे रखा है NO2, एक दे रखा है O2 नेगेटिव, एक दे रखा है डायमेरिक सल्फर इन द वेपर फेस S2, एक दे रखा है MN3O4, एक दे रखा है NH4 ट्वाइस FeCl4, ठीक है, एक दे रखा है NH4 ट्वाइस NiCl4, एक दे रखा है K2MnO4 और एक दे रखा है K2CrO4। ये आपके पास 9 ऑप्शन आपको दिखाई दे रखे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है। तो बेटा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन तो अभी मैं करवा रहा हूँ, बट ये अभी क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि अभी टर्म्स आपकी बाकी है, उसके बाद में ही होगा। एक सिंपल सी बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या है आपका बेटा? डायमैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक। और जिसके पास किस नेचर का? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक। दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिज्म, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो डायमैग्नेटिक होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है NO2 का। तो बेटा NO2 को अगर आप कंसीडर करोगे तो NO2 का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने वैसे बनाया हुआ है, और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हो आप लोग? आपको पता है ना, एक तरफ तो डबल बॉन्ड O होता है, एक तरफ क्या होता है आपका? इट्स द केस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग।
तो ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की टर्म में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहता है। तो यहाँ पे इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, नाइट्रोजन ने, तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए। तो यू विल फाउंड कि एक इलेक्ट्रॉन इसका कैसा है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इसके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये कैसा मिलेगा आपको, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात पे चलते, तीसरे पे। O2 नेगेटिव के लिए बेटा, O2 नेगेटिव को वैसे एक्सप्लेन करते हैं MOT डायग्राम के बेसिस पे, लेकिन आप MOT के बेसिस पे छोड़ के वैसे भी बताना चाहो तो आप बता सकते हो। और वैसे क्या होगा, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके पास 6 होते हैं। दूसरे O के पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 है और एक नेगेटिव है, O2 नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव है तो आपके पास क्या कर लोगे, 7 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर्स है सबके। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी है जो अनपेयर्ड है। नो डाउट MOT के बेसिस पे O2 को बताना है ना, तो इस तरह से नहीं बता सकते। ये एक वैसे बता रहा हूँ, जनरल टेक्निक बाकी चीज़ों पे लग जाती है, इसलिए। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ये क्योंकि टर्म अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, इस वजह से बोल रहा हूँ। अगला क्या है, S2। S2 बेटा आप लोगों का अगेन O2 का MOT जो बनता है ना, वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसके बेसिस पे पैरामैग्नेटिक ही होता है S2 भी, ठीक है। अगला आ जाता है आपका Mn3O4। तो Mn3O4 पे यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा, क्योंकि Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +8/3। तो +8/3 में से क्या होता है, जो तीन Mn है ना, उनमें से 2 Mn तो +3 वाले होते हैं और एक Mn जो होता है वो +2 वाला होता है। तो दोनों के सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे पता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। FeCl4 को लोगे तो ये आप लोगों का Fe, इस पे MnO4 NH4 पॉजिटिव होता है, 2 है तो +2 हो गए, इस पे आएगा -2 तो Fe पे आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। Fe2 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन को रखेगा। 3d6 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको। 4 अनपेयर्ड है तो ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह से Ni को चेक करोगे तो Ni भी पैरामैग्नेटिक नेचर का मिलेगा। KMnO4 कंपाउंड, K2MnO4 भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्यों, Mn पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 है, तो Mn +6 क्या होगा आपका, आर्गन 18 3d5 4s2 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो ये 1 बच गया, तो ये क्या बन गया, 3d1 बच गया। तो इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास भी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। और ये भी आपका कैसे नेचर का दिखेगा, K2CrO4, ये +6 पे है, +6 है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d6 3d5 4s1, +6 ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो इसके पास कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अकेला ऐसा कंपाउंड मुझे मिला है इतने सारे कंपाउंडों में जो कि डायमैग्नेटिक नेचर का है। इज इट क्लियर। तो हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड आर डायमैग्नेटिक, तो आंसर मेरा आया सिर्फ एक है डायमैग्नेटिक और उसका नाम है K2CrO4 यहाँ पे। इज इट क्लियर मानसी। सर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं जैसे NH4 FeCl4, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? बेटा स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा एक्चुअली, क्यों, क्योंकि आपने टर्म नहीं पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जब तक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर जो +2 के अंदर पूरा चैप्टर है वो नहीं पढ़ोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। वैसे आपको एक चलो बेसिकली आइडिया दे देता हूँ। NH4 ट्वाइस ऐसे दे रखा है, तो NH4 तो पॉजिटिव आयन होता है +1, 2 है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा ना FeCl4, तो उस पर कितना होगा, -2 ओवरऑल चार्ज। Cl पे होता है बेटा -1, 4 है तो -4 हो जाएगा, बाहर ओवरऑल -2 बनाना है, तो उस Fe पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर अवेलेबल होगा। Fe यहाँ पे 26 पे नंबर पे होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा इसकी आर्गन 18 3d6 4s2, लेकिन यहाँ पे तो हमें Fe2 पॉजिटिव आयन दे रखा है, तो यहाँ पे आर्गन 18
3d6 4s0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे Cl जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड नेचर का होता है। अब ये तुम्हें ये नहीं पता वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे मैं कहूँगा Fe2 पॉजिटिव है बेटा, तो ये क्या करेगा, इसके 3d के ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे है मैं दिखा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आगे के ऑर्बिटल कौन से हैं? ये है 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो बेटा इसके अंदर ये मेटल है ना, इसके साथ में ये अटैच होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और अपना लोन पेयर जो होता है उसको शेयर कराते हैं। ठीक है, और लोन पेयर अगर शेयर कराएंगे तो पेयर बेटा यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, तो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ नहीं सकते, और तो पेयर कहाँ पे आएंगे? एक पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। 4 क्लोरीन है ना, 4 इन ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3 बनेगी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? Fe कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, और यहाँ पे ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। और इसके बाहर क्या बनेगा आपका? ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, और आपका अमोनियम एसिड प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से देखा जाता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, और बताइए और कोई क्वेश्चन हो? एनी अनदर वन? सेंड किया है, मैं चेक करता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा गया है वो है बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, देखिएगा सभी के सभी। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो n-1 d 4 ns2, ठीक है, और n-1 d 9 ns2 कॉन्फ़िगरेशन, ये जो 2 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों एक्सेप्शन जनरेट होती है ना, आपको पता है 6th पीरियड वाली है और ये 11th पीरियड वाले है, जो इसमें कॉपर ने और यहाँ पे क्रोमियम ने एक्सेप्शन जनरेट करवाया था, याद करो। तो आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, इमीडिएटली ऑन चेंजिंग ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल, और तुरंत ये केस में हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं बैक जंप करके n-1 d5 ns1 में, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? n-1 d10, ठीक है, ns1 में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल हमें यही बताया है, हमने कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आर ऑल एक्सेप्शंस आर जनरलाइज, क्या सभी जगह पे ये एक्सेप्शन होते हैं? तो बेटा सभी जगह पे, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था, इस वाले केस के अंदर तो सभी जगह पे होते हैं। क्यों? इसमें ये वाला जो है कॉपर भी करेगा, गोल्ड भी करेगा, कॉपर भी करेगा, सिल्वर भी करेगा और गोल्ड भी करेगा, ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन जनरलाइज है, मिलते हैं। लेकिन याद करना कि मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्शन के अंदर कुछ एक जगह पे, आप लोग अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके अंदर देखोगे कि ये जनरलाइज नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको ऑब्जर्व भी होंगे, ठीक है। तो ये वाले केस तो अवेलेबल होंगे, आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये वाले केस हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ एक जगह पे एक्सेप्शंस भी जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसके अंदर एक याद करना, एक एग्जांपल मिलेगा जब आप देखोगे, तो वहाँ पे मिलेगा W टंगस्टन, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आपको देखोगे। टंगस्टन है मोलिब्डेनम है शायद इसके नीचे, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन में आप नोटिस करोगे कि नहीं, वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। एक आधा केस ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट होगी, तो उसके बेसिस पे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान नहीं है पर देख के बताना पड़ेगा आपको। जस्ट यहाँ पे आपका केस है टंगस्टन का, टंगस्टन ही बताया था मैं, बिल्कुल सही है। टंगस्टन के केस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना बेटा, वो होती है आर्गन 18, आर्गन नहीं, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जिनॉन आ जाएगा, ठीक है, जिनॉन 54, और क्योंकि टंगस्टन जो होता है बेटा 74 पे होता है, और यहाँ पे आ जाता है 4f14
5d4 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें बैक जंपिंग अकर नहीं होती, लेकिन यहाँ वाले जो एलिमेंट है ना उनमें सब में बैक जंपिंग अकर होगी। क्लियर? बुक में गलत दिखा रखा है, ये जो आंसर दे रखा है ये इन्होंने बेटा 4f14 की टर्म में बोल रखा है कि नीचे के जो एलिमेंट है उनमें 4f14 होता है। बेटा 4f14 वाली बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हम एक्सेप्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो एक्सेप्शन हमें टंगस्टन में नहीं दिखाई देता। और इसी से नीचे देखो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, ये जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये 6th पीरियड। 6th पीरियड के मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रोमियम, उसके नीचे होता है मोलिब्डेनम, उसके नीचे होता है टंगस्टन और उसके नीचे होता है सीबॉर्गियम। कौन सा होता है? सीबॉर्गियम। ठीक है, तो क्रोमियम में ये एक्सेप्शन शोन होगा, मोलिब्डेनम में होगा भी ये कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन टंगस्टन और सीबॉर्गियम के अंदर आपकी टंगस्टन की तो मैंने लिखी दी है, और सीबॉर्गियम जो आपका एलिमेंट आता है आपका 106 पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है रेडॉन 86 5f14 6d4 7s2। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होगी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये वाली आएगी। क्लियर? और यहाँ पे कॉपर सिल्वर गोल्ड इन सब के अंदर यही वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d9 4s2 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लेटिनम दे रखा है ना इन्होंने एक, तो प्लेटिनम गलत दिखा रखा है। प्लेटिनम यहाँ पे बेटा इस ग्रुप का मेंबर ही नहीं है, तो प्लेटिनम आंसर आपने जो दिखा रखा है वो गलत दिखा रखा है, क्योंकि प्लेटिनम तो 10th ग्रुप का मेंबर है। 10th ग्रुप में आता है निकेल, पैलेडियम एंड द प्लेटिनम, तो वहाँ पे आता है, तो ये गलत दे रखा है। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? एनी अनदर क्वेश्चन? Any another question? No.